हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर 3 क्लास 12। तो जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पार्ट्स में किया था, वैसे ही मैट्रिसेस वाले चैप्टर को भी हम पार्ट्स में करेंगे। टोटली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये लेक्चर होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। तो मैट्रिसेस जब हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगुलर प्लूरल आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे मैट्रिक्स, और जब हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे मैट्रिसेस। तो अब मूव करते हैं मैट्रिसेस की डेफिनेशन पे कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस क्या है? दिस इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट and ordered rectangular array of numbers, or you can see that functions। कि नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। उनका रेक्टेंगुलर एरे आपकी मैट्रिक्स होती है, जो कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। तो अब इन सभी वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है। तो देखो, ऑर्डर्ड में तो आपको पता ही है, जब हमने सेट थ्योरी में भी किया था ये, और रिलेशन एंड फंक्शन जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे भी मैंने ऑर्डर्ड को डिफाइन किया था। उसके बाद रेक्टेंगुलर एरे की अगर हम बात करें, बेसिकली एरे क्या होता है? एरे इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट है? यहाँ पे नंबर्स का। जो भी नंबर्स हम यूज करने वाले हैं या जो फंक्शंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर एक वर्ड आता है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर इज सिमिलर टू रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे जो आप अरेंजमेंट करते हो नंबर्स का या फंक्शंस का, वो क्या होता है? वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है वो अरेंजमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ किसी भी मैट्रिक्स की, तो उसकी जो नोटेशन होती है, सबसे पहले क्या नोटेशन की बात करेंगे। जो नोटेशन होगी वो ये होंगी आपकी कैपिटल ब्रैकेट्स में आप एलिमेंट्स को रखते हो, एलिमेंट्स, नंबर्स, फंक्शंस। ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है 1 2 3 4, तो आप कहोगे कि यहाँ पे रेक्टेंगल कहाँ है? ये तो एक स्क्वायर की फॉर्म होगी, क्योंकि 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो आपने ऐसा क्यों लिखा कि दिस इज एन रेक्टेंगुलर एरे? तो मैं बताती हूँ आपको, अगर बात की जाए अरेंजमेंट की, ये सिर्फ अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर बोलता है यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की, तो ये जो शेप होगी ये क्या होगी? रेक्टेंगल की शेप होगी। ये तो सभी को पता है ना, ये आपका रेक्टेंगल होता है जिसमें एक लेंथ और एक ब्रेड्थ आप यूज करते हो। तो सेम यहाँ पे अगर इन एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये भी एक रेक्टेंगल है। अगर मैं बात करती हूँ इन एलिमेंट्स की तो ये भी एक रेक्टेंगल है। अगर हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की तो ये भी क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो यानी कि जो अरेंजमेंट हुआ है इन नंबर्स का, वो रेक्टेंगुलर वे में अरेंजमेंट किया गया है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ये आपका 1 2 3 4 यानी कि आपकी काउंटिंग फॉर्म यानी नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर आपको मैट्रिक्स में आ सकता है। या फंक्शंस की बात की जाए तो आपने बहुत सारे फंक्शंस पे काम किया है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो उनको जब आप अरेंज करके किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके और ऑर्डर बना देते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसको लिखते हो, तो आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? मैट्रिक्स बोलते हो। अब इस मैट्रिक्स में यहाँ पे मैंने ये तो आपको बता दिया कि ये नोटेशन होगी आपकी मैट्रिक्स की। अब नोटेशन तक तो बात ठीक है कि जी ठीक है, नोटेशन हमें पता चल गई कि ये मैट्रिक्स की नोटेशन है, यानी इसके अंदर जो भी रखा जाएगा इस तरीके से वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी।
लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये जो नंबर्स हमने अरेंज कर दिए, अगर ऑर्डर की बात करता है तो वहां पे हमने बोला था कि ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या कोई भी फॉर्म जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑर्डर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ही होगा, ये जो अरेंजमेंट होगा या तो ये वर्टिकली है या तो ये हॉरिजेंटली है। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स का या जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है नंबर्स का, उसको मैट्रिक्स में किस नाम से बुलाया जाएगा, तो यानी उसको एड्रेस कैसे करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कार्टेशियन प्लेन है तो आप हमेशा एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, दिस इज आवर हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोला जाता है, दिस इज आवर हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ वाई एक्सिस की तो आप इसको बोलते थे दिस इज आवर वर्टिकल लाइन। तो सेम वे में यहाँ पे ये जो अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ 1 और 2 की, ये हॉरिजेंटली हमने अरेंज किए हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, हॉरिजेंटल। 3 और 4 भी क्या है, हॉरिजेंटल फॉर्म है आपके पास। और अगर मैं बात करती हूँ 1 और 3 की तो आप इसको क्या बोलोगे कि इनको वर्टिकली अरेंज किया गया है। सेम वे में 2 और 4 को भी क्या किया गया है, यहाँ पे वर्टिकली अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल वर्ड यूज ना करके दो डिफरेंट वर्ड हम यूज करते हैं, एक तो है रो और एक है कॉल। जब आप वर्टिकल की बात करोगे तो आप बात करोगे कॉलम की, और जब आप हॉरिजेंटल की बात करोगे तो आप बात करोगे रो की। तो अब ये जो अरेंजमेंट है ये या तो रोज में है या तो कॉलम्स में है। अब रो और कॉलम कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसकी नोटेशन क्या होगी वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 और 2 की, तो इस तरीके से जो हॉरिजेंटली हमने ये दो एलिमेंट अरेंज किए हैं ये आपकी होगी रो 1, जिसको हम डिनोट करेंगे R1 से। अगर मैं बात करती हूँ 3 और 4 की तो ये आपका हॉरिजेंटली अरेंज हुआ है, तो एक रो तो ऊपर आ चुकी है, ये हो जाएगी आपकी R2। अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो 1 और 3 को वर्टिकली अरेंज किया गया है तो ये होगा आपका फर्स्ट कॉलम। और अगर मैं बात करती हूँ 2 और 4 की तो ये हो जाएगा आपका कॉलम 2। तो R1 R2 C1 C2 यानी रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 वर्टिकली कॉलम के लिए और हॉरिजेंटली रो के लिए आपका यूज होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि वो जो नंबर्स और फंक्शंस हैं उनका काम क्या है, यहाँ पे उनको कैसे एड्रेस करते हैं। तो उनको हम एड्रेस करते हैं एलिमेंट्स से। तो एलिमेंट्स जहां पे भी लिखा होगा यानी हम बात करेंगे इन नंबर्स और फंक्शंस की जिनको यहाँ पे अरेंज किया गया है। अब एलिमेंट्स के लिए नोटेशन क्या होगी, मैट्रिक्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेट थ्योरी की अगर हम बात करें क्लास 11th में तो आपने सेट के लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेशन रखी थी और उसके एलिमेंट्स के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन रखी थी। तो जब भी हम सेट की बात करते थे तो हम क्या कहते थे कि कैपिटल जो लेटर्स अगर हम यूज करते हैं तो दैट विल डिनोट द सेट, और अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करते थे वहां पे तो स्मॉल लेटर्स किसको डिनोट करते थे, उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते थे। तो सेम वे में अगर हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं A B C इस तरीके से अगर हैं तो ये हमेशा एलिमेंट्स ही होंगे किसके, मैट्रिक्स के। और जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे, जैसे कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C है, इससे हम किसको डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। तो मैं लिख सकती हूं दिस इज मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे हैं, यहाँ पे आपके डिजिट्स हमने यूज किए, जैसे दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अब एलिमेंट्स हमें पता चल चुका है, मैट्रिक्स के लिए क्या एड्रेस किस तरीके से एड्रेस करेंगे वो हमें पता चल चुका है, नोटेशन क्या यूज होगी वो भी हमें पता चल चुका है। तो अब इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, तो अब बात करते हैं हम एक्चुअल में मैट्रिक्स की, कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं तो इनकी काउंटिंग कैसे होगी। ये एंट्रीज जो है हमारे पास इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछ लेता है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर की बात आप करते हो तो वो ऑर्डर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की।
ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 and this is your C1, this is your C2. C1 stands for column 1, C2 stands for column 2, R1 stands for row 1 and R2 stands for row 2। ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकंड एलिमेंट, दिस इज योर थर्ड एलिमेंट एंड दिस इज योर फोर्थ एलिमेंट। तो देयर आर टोटल 4 एंट्रीज इन मैट्रिक्स ए। इस नोटेशन में जो ये कैपिटल ब्रैकेट है हमारे पास, यहाँ पे 4 एंट्रीज हैं, वो 4 एंट्रीज आपके सामने है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, तो इसको फाइंड आउट करने का वे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू जो कॉलम में एलिमेंट्स हैं और फिर जो रोज में एलिमेंट्स हैं, आप वो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं और जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 बाय 2, यानी कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो 2 बाई 2 यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपके पास, अगर मैं नंबर ऑफ रोज को आपकी बुक में यूज किया गया है, जब आप रोज की बात करते हो तो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है n से। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए हो जाएगा m बाय n, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m बाय n। और ये m बाय n क्या बताएगा आपको, ये प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो दिस सिंबल इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्ट हियर, ठीक है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, देन नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। ये क्या है, ये आपका ऑर्डर डिफाइन करेगा कि किस तरीके से रोज और कॉलम को अरेंज किया गया, यानी उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे m बाय n ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा 2 बाय 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। अब हम बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। अगर हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें ये पता करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है, या इस पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लो मैं 2 की बात करती हूँ, तो 2 तो कहीं और भी हो सकता है। 2 तो मान लो 3 की जगह मैं यहाँ पे 2 रख दूं और मैं आपको कहूं कि एलिमेंट 2, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम आप रो 1 के एलिमेंट 2 की बात कर रहे हो या रो 2 के एलिमेंट 2 की बात कर रहे हो। तो यानी कि इनको एक प्रॉपर पोजीशन मिली होगी। ऑर्डर में अगर बात हुई है तो इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा ना, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये 2 यहाँ पे है और ये 2 यहाँ पे है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको क्लास का देती हूँ। क्लास में सेम नाम के 2 बच्चे हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि किस बच्चे की बात हो रही है, रोल नंबर से। एक बच्चे का रोल नंबर 2 है, एक बच्चे का रोल नंबर 4 है। अगर मैं कहती हूँ कि रोल नंबर 2, मान लो मेरे पास नाम है सचिन, तो रोल नंबर 2 वाला सचिन या रोल नंबर 4 वाला सचिन, तो पहले सचिन अनाउंस हुआ, देन आपने पूछा कि कौन से वाला, दोनों सचिन खड़े हो गए ना, फिर मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि रोल नंबर 2 वाला सचिन। तो उसका एक ऑर्डर, एक मैंने नंबर उसको असाइन कर दिया है कि रोल नंबर 2 पे जो सचिन है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ना कि रोल नंबर 4। तो ऐसे ही सेम वे में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से एलिमेंट 2 की बात करते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट मींस हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए,
उसके लिए भी हमारे पास इसके लिए एक जनरल नोटेशन होती है। तो वो क्या होगी आपके पास, मान लो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अब अगर मैं बात करती हूं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास, तो 2x2 का मतलब क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज जो है ना वो 2 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं यहाँ पे, 2 है। अब आप जैसे ही आपको ऑर्डर दिया जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में कि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 2 है। तो अगर 2 रोज हैं तो 2 रोज में इसका पार्टीशन कर दोगे, अगर 2 कॉलम्स हैं तो 2 कॉलम्स में इसका पार्टीशन कर दोगे। तो इस तरीके से आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि 2 रोज हैं, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, और 2 ही कॉलम्स की बात हुई है, इट मीन C1 एंड C2। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर कर लोगे। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बात किसकी होती है कि रो फर्स्ट का एलिमेंट है और कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट है। ये एलिमेंट वही होगा ना जो कॉलम 1 में भी होगा और रो 1 में भी होगा। और हमारी जो नोटेशन है दैट इज m/n। यहां पे आपका रो को डिफाइन करता है और यहां पे आपका कॉलम को डिफाइन करता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इट मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, A11। तो A11 किसको इंडिकेट करेगा कि आपका जो A11 एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो ये नोटेशन, यानी यहां पे किसने अपनी पोजीशन ले ली, A11 ने। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे जब आप चेक करोगे तो हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, लेकिन देखो अब कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड कॉलम आ गया। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो यहां पे पोजीशन किसकी होगी, A12 की। तो जब भी मैं बात करूंगी कि 2 एलिमेंट, तो मैं ये और असाइन कर दूंगी साथ में, A12 की मैं बात कर रही हूं। A12 से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, अच्छा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का जो भी एलिमेंट है दैट इज योर 2। फिर यहां पे देखो ये आपके क्या है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, A22। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन को कि कहां पे कौन सा एलिमेंट लाई करेगा। तो ये क्या है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, यानी नंबर ऑफ रोज तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वहां पे, 3 हैं। तो 3 ब्रेकिंग्स होंगी कॉलम्स की, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। और अगर रो की बात की जाए तो सिर्फ हमारे पास 2 ही रो है, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, दिस इज योर C1, C2 एंड C3। अगर 2/3 की बात करता है और आपसे पूछते हैं कि अब इस ये स्ट्रक्चर दे दिया है आपको, ऑर्डर बता दिया है कि 2/3 है, तो इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करो, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखो कि क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको क्या देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा और फर्स्ट रो का एलिमेंट आएगा, इट मींस A11। यहाँ पे आपकी कॉलम 2 हो जाएगी बट रो तो फर्स्ट ही रहेगी, तो A12। यहाँ पे कॉलम 3 है बट रो फर्स्ट है तो A13। सेम यहाँ पे आपकी बात चल रही है सेकंड रो की, सेकंड रो यानी A2, कॉलम फर्स्ट यानी 1, A22 एंड A23। तो इस तरीके से आप कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म पे आपको लेके जाऊं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मैट्रिक्स ए के लिए, कई बार जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहां पे एक जनरल फॉर्म आपको दे देगा और फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपसे पूछ लेता है किस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, या आपको एक फॉर्मूला असाइन कर देगा कि यहां से आप ये पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करो। तो अगर आपको जनरल फॉर्म पता है तो आप बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हो ऐसी सिचुएशन को। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए, अब हमने बात की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। m क्या था, नंबर ऑफ
रोज और n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो रो हम इस तरीके से डिफाइन करते थे, R1, R2, R3 एंड लास्ट हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ रोज m है ना, तो RM, ये mth रोज होगी हमारे पास। ठीक है, और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पे होगा C1, C2, C3 और लास्ट कहां तक जाएंगे, n कॉलम्स तक जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, n कॉलम्स हैं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात की जाए तो वहां पे फर्स्ट एलिमेंट किसको एड्रेस करता है, A11, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A11, then A12, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और फिर उसके बाद फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम कहां तक गए हम, n तक गए हैं, तो A1n, इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद सेकेंड रो पे अगर आप जाओगे तो A21, A22, A23 और लास्ट क्या हो जाएगा, A2n। ये डॉट की भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ना आप कम लगा सकते हो ना आप ज्यादा लगा सकते हो, अपनी चॉइस से नहीं लगा सकते, 3 डॉट्स ही होती हैं, यानी एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे है थर्ड रो की अगर बात करें तो A31, A32, A33 और ये हो जाएगा A3n। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो mth रो की बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम और ये हो जाएगी mth रो एंड nth कॉलम। तो सेम वे में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और वे है जो एनसीईआरटी की बुक में फॉलो किया जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं AIJ, और इसका ऑर्डर क्या है M/N। अब I और J जो है आपके वो लाई करेंगे, देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, I रो के लिए रिप्रेजेंट करता है और J आपके कॉलम के सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो देखो रो कहां से 1 से स्टार्ट हुई है ना, और कहां तक गई है रो, M तक गई है। ऐसे ही जो कॉलम है आपका वो भी 1 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, n तक गया है। तो आपका I और J 1 से M और 1 से n रिस्पेक्टिवली लाई करेंगे, और इस तरीके से आप इसको डिनोट करोगे। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, A5 आपसे पूछ लिया जाए कि A23 एलिमेंट बताओ क्या होगा, तो कुछ एक फॉर्मूला आपको असाइन कर दिया जाएगा, लाइक AIJ इज इक्वल टू I प्लस J डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपको कुछ दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि A35 एलिमेंट क्या होगा अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन गिवन है। तो बहुत ही सिंपल है, आप I किसके लिए 3 और J की जगह क्या पुट कर दोगे 5, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8/2, तो ये हो जाएगा 4। तो A35 एलिमेंट क्या हो जाएगा 4, और इसको अरेंज कहाँ पे करोगे, थर्ड रो फिफ्थ कॉलम। तो थर्ड रो फिफ्थ कॉलम, थर्ड रो आपकी ये जाएगी और फिफ्थ कॉलम 3 के बाद 3 4 आएगा, और यहाँ पे 3 5 पे क्या आ जाएगा आपके पास, एलिमेंट 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन पता है तो बहुत ही इजीली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आपके एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन थी आपकी मैट्रिक्स की। अभी तक हमने क्या किया, जनरल नोटेशन हमने कर ली है और जो भी डेफिनेशन थी उसको हमने कर लिया है। अब हम आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस क्या क्या होंगी, तो सबसे पहले तो रो और कॉलम पे ही इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि एक रो मैट्रिक्स बना दे, एक कॉलम मैट्रिक्स बना दे। उसके बाद आगे की मैट्रिसेस पे काम किया गया है। तो रो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है आपको, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। तो रो मैट्रिक्स की बात करते हैं।
रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ओनली वन रो। अब देखो मैंने सिर्फ रो पे कंडीशन लगाई है कि रो एक हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, डजंट मैटर, सिर्फ रो एक होनी चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल्स क्या होंगे, 1 2, देखो एक ही रो है, कॉलम्स चाहे कितने भी हो। अगर मैं बात करूं 1 2 3, तो देखो एक ही रो की बात हुई है, कॉलम चाहे कितने भी हो। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये है, ये एक एलिमेंट है, तो क्या ये रो मैट्रिक्स होगी? सोचो, मैं तब तक कॉलम मैट्रिक्स कर देती हूँ क्योंकि सेम एग्जांपल मेरे को यहाँ पे भी रिपीट करना है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जब आपका एक ही कॉलम पे बात करें तो ओनली वन कॉलम। तो किस तरीके से होगा, अब देखो रो चाहे कितनी भी हो, कॉलम एक होनी चाहिए आपकी, ओनली वन रो एग्जिस्ट और ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से मैंने अरेंज करके लिख दिया। तो यहाँ पे हो सकता है 1 2, या फिर आपकी हो सकती है 1 2 3, या फिर कुछ भी। ये लो, वही एग्जांपल मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे 2 रोज हैं लेकिन कॉलम क्या है 1, 3 रोज हैं लेकिन कॉलम क्या है 1। यहाँ पे 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो क्या ये रो मैट्रिक्स में आप इसको रखोगे या कॉलम मैट्रिक्स में आप इसको रखोगे? तो कहां पे आप इसको रखोगे, या इसको मैट्रिक्स ही नहीं कंसीडर करोगे? क्योंकि जब आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी वहां पे लिखा था रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज हुआ है, ये देखो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये तो स्क्वायर की फॉर्म हो गई आपके सामने, ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी अरेंजमेंट की बात होती है एक चीज को तो क्या ही अरेंज करेंगे, तो अपने आप ही अरेंज है, तो उसके लिए तो सारी डेफिनेशन फुलफिल हो ही गई है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों में अरेंज करेंगे ना, या एक से ज्यादा के लिए हम इसको यूज करेंगे अरेंजमेंट को। अब 2 चीजें रखी हैं रूम में, एक सोफा है एक टेबल है, तो मैं उन दोनों को ही अरेंज करूंगी ना। अगर मेरे को एक ऑर्डर में अरेंज करना है तो 2 तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए ना, तभी तो आप एक ऑर्डर को फॉलो कर पाओगे ना। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करें या फिर यहाँ का अरेंजमेंट देखा जाए तो वो अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है, जब आपके पास मोर देन वन एलिमेंट हो। जब हमने रिलेशन एंड फंक्शन किया था वहां पे भी मैंने आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले कंडीशन तो फुलफिल करे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है पहले उसको तो उस पैरामीटर पे तो फिट बैठे, तभी तो हम आगे अपनी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है क्योंकि ये तो सारी ही कंडीशन फुलफिल कर देगा, ये तो सबके लिए ट्रू है, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, तो इसमें अरेंज तो हम क्या ही करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे पूछा आपसे कि क्या ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये कहते हैं कि ओनली वन रो एग्जिस्ट, तो लो जी एक रो तो एग्जिस्ट करती है। इसने कॉलम की तो कंडीशन नहीं रखी ना कि कॉलम कितनी होनी चाहिए, कि मोर देन वन होनी चाहिए। अगर मोर देन वन रखता है कि कॉलम्स मोर देन वन होने चाहिए तो हम इसको बोल सकते थे कि रो मैट्रिक्स नहीं है। सेम वे में अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये बोलता है कि ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट, रो पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना, रो पे तो कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई यहाँ पे, तो रो तो कितनी भी हो सकती है ना, वन भी हो सकती है। तो ये रो मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है और ये कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर matrices. अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और एक आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस, दोनों का एक साथ ही करेंगे हम, फिर स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप को डील करेंगे। तो अभी मैंने आपको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई थी मैट्रिक्स की, वो क्या थी कि ए को हम डिनोट करते हैं ए आई जे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। अगर मैं बात करती हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की
तो कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होगी? व्हेनेवर योर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर मैं बात करती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो कोई भी मैट्रिक्स ए, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? व्हेनेवर योर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोनों में ये कंडीशन रहेगी। अगर देखो मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि कोई भी ये और एक शेप है ये, तो इसमें से रेक्टेंगल कौन सा होगा और स्क्वायर कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा कि दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर। कैसे आपने डिफाइन कर दिया कि ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर? आप कहोगे कि मैम यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ पे एक ब्रेड्थ है और दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगल है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो दोनों ही सेम है, तो ये क्या है? एक स्क्वायर है। यहाँ पे आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पे आपकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस में भी तो यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे ना, कि जब आपका नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, देन वी विल से दैट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, उससे पहले मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, यानी m बाय n जो है वो 2 बाय 3 है। इट मींस m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि 2 तो 3 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी? आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर मैं बात करती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके से आ जाएगी आपके पास? A11, A12, A21 एंड A22। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। अगर बात की जाए m बाय n की, तो यहाँ पे m किसके इक्वल है? n के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जब आपके m और n इक्वल नहीं है तो आपकी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। अगर आपके m और n इक्वल है तो आपकी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सारी आगे जितनी भी डेफिनेशन हम करेंगे, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड है कि मैट्रिक्स पहले स्क्वायर हो, देन उस पे सर्टेन कंडीशंस इंपोज की जाएंगी जिससे कि एक डिफरेंट मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें स्क्वायर मैट्रिसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आती है ना आपकी, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होता है? तो चलिए करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर मैट्रिसेस, इट मींस हर एक की जो फर्स्ट कंडीशन है वहां पे मैट्रिक्स का कैसा होना जरूरी है? स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, कि m और n आपके क्या हो? सेम हो। सिर्फ उसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे डील करेंगे, बाकी मैट्रिसेस को हम यहाँ पे डील नहीं करने वाले। तो फर्स्ट है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। बारी बारी से सारे के सारे डिफाइन करेंगे हम। ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है। देन आपकी आ जाती है सेकंड मैट्रिक्स। जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स, जिसको वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और कुछ एक बुक्स में इसके लिए यूज किया जाता है जीरो मैट्रिक्स। तो अब हम बारी बारी से हर एक पे बात करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो बस, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो डायगोनल क्या होते हैं? तो इसकी अगर मैं बात करूं जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो AIJ टाइप की मैट्रिक्स होगी, जहां पे आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है? m n के इक्वल है। तो इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे कि सिर्फ वही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो जहां पे आपका i j के इक्वल होगा। सिर्फ वही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जहां पे आपका i किसके इक्वल होगा? j के इक्वल होगा। और वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स जहां पे आपका i j के इक्वल नहीं होगा, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। कि
वो सारे के सारे एलिमेंट्स जहां पे आई जे के इक्वल है, यानी A11, A22, A33, जितने भी ऑर्डर के आप मैट्रिक्स लेके चले हो, AN, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स का। यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपका A11 है, ये आपका A22 है, और ये आपका A33 है। तो उसके बाद A12 0, A13 0, क्योंकि 1 2 का मतलब क्या, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, और ये क्या कहता है, अगर ऐसा एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे आएगा A21, A22 हमने ले लिया 2 के इक्वल है, देन A23 भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये 31, ये 32, ये भी क्या हो गया, जीरो। तो सिर्फ ये एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। तो ये एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो जब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, अपर एलिमेंट्स और लोअर एलिमेंट्स, यानी अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल, जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो। या आप ये कह सकते हो, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे देन दीज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं। लेकिन जहां पे आई जे के इक्वल है वो एलिमेंट सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज करना है, ऑर्डर आपका यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, ये 3 by 3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 by 3 ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि आपकी जो मैट्रिक्स होगी ना, ए आई जे टाइप की, मान लो मैं यहाँ पे ऑर्डर लेके चली हूँ 3 by 3 ऑर्डर की ही मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होगा ना, ए आई जे एलिमेंट्स, वो के इक्वल एलिमेंट होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे के इक्वल, ये मैंने थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देती हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो के टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और वो के टाइप के एलिमेंट्स यानी सारे के सारे स्केलर्स। स्केलर की बात यहाँ पे करता है कि आपका कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो स्केलर ही होगा, और सेम होंगी सारी वैल्यूज जहां पे आई जे के इक्वल है। लेकिन जहां पे आई जे के इक्वल नहीं है, वो सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स आपको दिखेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये बेसिकली है तो डायगोनल मैट्रिक्स ही। डायगोनल मैट्रिक्स में बस क्या किया है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे हमारे पास वो क्या हो गए, सेम हो गए। सेम किसके, चाहे वो 1 1 हो, चाहे वो 2 2 हो, चाहे वो 3 3 हो, चाहे वो 4 4 हो, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, मान लो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये आपका 0, ये आपका यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, देन ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मूव करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि आपने जो स्केलर मैट्रिक्स बनाई है ना, वो स्केलर मैट्रिक्स एज इट इज रहने दो। बस क्या करो, जहां पे आपका के है वहां पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही क्या बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे कि अगर जो ए आई जे है आपका, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा अगर आई जे के इक्वल है, और 0 होगा अगर आई नॉट इक्वल टू जे है। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसे काम करेगी, ए मैट्रिक्स ही होगी, बस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ही है, बट उसमें जो स्केलर था वो रिप्लेस हो गया किससे, 1 से। अब यहाँ पे तो सारी चॉइस है आपके पास, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, बस वो सेम होना चाहिए डायगोनल पे। यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा कि एलिमेंट सिर्फ 1 ही रहेगा, और इसको क्या बोल देंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये कहती है, देखो जीरो से ही क्लियर हो जाना चाहिए
कि जहां पे आई और जे इक्वल है वो एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नल मैट्रिक्स बेसिकली कैसे डिफाइन करोगे आप, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो देखो अब आपने चार टाइप्स की है मैट्रिक्स की, चार टाइप्स में से मैं कंक्लूजन क्या निकालती हूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स से हम गए डायगोनल मैट्रिक्स पे, और डायगोनल मैट्रिक्स से हम गए स्केलर मैट्रिक्स पे, और स्केलर मैट्रिक्स से हम कहां गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम कहां गए, जीरो मैट्रिक्स पे। तो ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। एक डायगोनल एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब वो डायगोनल सेम हो जाएंगे, यानी वो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और कोई भी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब बनेगी, जब वो सारे एलिमेंट्स वन में चेंज हो जाएंगे। और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कब बनेगी, जब वो वन वन भी क्या है, जीरो में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, और एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है। तो ये तो आई थिंक यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो आपको क्लियर हो गया है कि जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सारी की सारी क्या हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगी या आइडेंटिटी होगी या जीरो होगी, क्योंकि वो डायगोनल पे डिपेंड करता है। डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आपके थ्रू आउट सेम भी हो सकते हैं, आपके एलिमेंट्स क्या होंगे वहां पे, आपका वन वन भी हो सकता है, बस डायगोनल पे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स इट। उसी के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स चली जाती है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पास। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बस इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल से ही समझा देती हूँ। दिस इज योर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो योर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो जब जब आपके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स, यानी ये वाले एलिमेंट्स, एक ये होगा और यहां से ये एलिमेंट होगा, और ये आपके डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे। अगर इस डायगोनल के अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, यानी आपका ये क्या, कौन सा एलिमेंट बनेगा, A12 A13, यहाँ पे आपका A22 होगा, ये आपका A11 होगा, ये आपका A33 होगा, और यहाँ से आपका ये A23 हो जाएगा, ये आपका A21 होगा, ये आपका A31 और ये आपका A32। अगर ये अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, अपर एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन जीरो हैं, और ये लोअर एलिमेंट्स जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ऐसे ही यहाँ पे ये आपका A11, ये आपका A22, ये आपका A33, ये A12, ये A13, ये आपका 23 और ये आपका 21, ये आपका 31, ये आपका 32। अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, ये एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो, लेकिन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो, ये आपका डायगोनल है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज योर डायगोनल, और ये हो गया आपका डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स ये आपके जीरो एलिमेंट्स। सेम वे में यहाँ पे ये आपके जीरो एलिमेंट्स। तो अगर लोअर की बात करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर में लोअर एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, अपर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, आपका डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो हो जाएंगे। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो कोई भी मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ये आपके एलिमेंट्स हो गए 1 2 एंड 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, एक सेकेंड, ये हो गया 5,
ये हो गया 6 और ये मान लो 7 है, ये 8 है, ये 9 है। कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, यानी दो मैट्रिसेस में मेरे को इसको कैटेगराइज करना है। तो वो दो मैट्रिसेस कैसे होंगी, अपर ट्रायंगुलर को मैं अलग कलर से हाईलाइट कर लेती हूँ और लोअर ट्रायंगुलर को मैं अलग कलर से डिफाइन कर लेती हूँ। तो अपर ट्रायंगुलर की बात की जाए तो सबसे पहले डायगोनल पे एलिमेंट्स है 1 2 और यहाँ पे है 3। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। तो अपर एलिमेंट्स यानी 4 5 और 6 तो आपका एज इट इज 4 5 एंड 6, बट ये एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाए। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि लोअर एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये देखो आपका डायगोनल हो गया 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट भी जीरो, ये एलिमेंट भी जीरो, ये एलिमेंट भी जीरो। और नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। तो ये है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर या अपर दोनों में से कोई भी टाइप अगर आपके पास आ जाती है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी इन दोनों में से अगर कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, इस टाइप की कोई भी फॉर्म आपको दिखाई देती है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो ये थी स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप। और इससे पहले जितने भी ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं आपकी, वो किसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इस लेक्चर में हमने सारी की सारी टाइप्स को कवर किया है और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की, एलिमेंट्स क्या हैं, कैसी नोटेशन है इसकी, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे की है। अच्छा, इसके बाद है ना कुछ और टाइप्स भी बची हुई हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको। एक आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर उसी को हम बोल देते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ एक टाइप्स और है हमारे पास मैट्रिक्स की। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। क्योंकि जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी ना, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पे पहुंचने से पहले, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स तक जाने से पहले आपको बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस जो हम डील करते हैं, छोटी क्लासेस में स्टार्ट कर देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस फोर आर द बेसिक ऑपरेशंस। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस में होल्ड करती हैं। ये होने के बाद फिर हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद इन टाइप्स को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डील करेंगे बेसिक ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज से, और देन हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज फाइंड आउट करना सीखेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये कब पॉसिबल है, यानी वो कंपेटिबल है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट यानी जो अपकमिंग लेक्चर है हमारा इसके बाद, उसमें हम डील करेंगे।
तब तक आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे से करें और इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करें। इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए, जैसे ऑर्डर क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू।